नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये घटना, आज की जो ये वारदात, आज का ये जो कांड है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि प्रेम करने वाला कैसे अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद पुलिस उसको 8 साल तक ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाता। क्योंकि जब पता चलता भी है तब तक उसके लीवर और किडनी खराब हो चुके थे, और पुलिस जब तक पहुंचती है तब तक वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। क्योंकि कहावत ये है, कातिल ने किस सफाई से धोई है अपनी आस्तीन। कातिल ने किस सफाई से धोई है अपनी आस्तीन, क्योंकि वो नहीं जानता कि लहू भी बोलता है। ऐसी ही घटना आपके समक्ष, जो मैं उसकी पढ़ते या उसकी कहानी आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो पूरे भारत की राजधानी दिल्ली को सोचने पे मजबूर कर दिया था। ये घटना है 11 फरवरी 2011 की। दिल्ली, राजधानी दिल्ली का स्टेशन, एक जो पहाड़गंज का इलाका है, दूसरा निजामुद्दीन की तरफ जाने वाला इलाका है। वहीं पर एक काला बैग, एक 2.5 फुट का काला बैग, उसमें 5 फुट की एक लाश। जब बैग को लोग देखते हैं तो बहुत अचंभित हो जाते हैं, सोचते हैं ये बैग किसका पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर एक कार्यरत सिपाही को सूचना मिलती है, वो तुरंत बैग के पास आता है और बैग को खोलता है तो देखता है उसमें एक 5 फुट की लड़की की लाश है, और लाश बिल्कुल पैरों को सर के बल मोड़ के ऐसे स्थिति में रखी गई है, और हल्का सा उसमें खून का रिसाव भी था। वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ आती है और फिर तहकीकात का दौर शुरू होता है। जहाँ पर बैग डाला गया था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ था, लेकिन वो बैग जहाँ पर रखा गया था वो दृश्य सीसीटीवी कैमरे के आवेश में नहीं आया था। वहाँ पर लगे दिल्ली स्टेशन से जितनी भी ट्रेनें आती हैं और जितनी भी ट्रेनें जाती हैं, उसमें से इस बैग की पहचान कराई गई सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, कि कहीं से भी इस बैग के लाने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाए। लेकिन पहचान नहीं हुई। पुलिस फिर अपने तरीके से पुनः जांच करना शुरू करती है। दिल्ली व आसपास के जो ज़िले हैं या राज्य हैं, वहाँ पर इनको इस लड़की की फ़ोटो, बैग का हुलिया, सारा सब कुछ भेजती है। जब लड़की की पहली बार लड़की को बैग से निकाला गया, और निकालने के बाद तो उसके पास 2 चीज़ें थी। उसके कमर पर एक मोर का टैटू बना हुआ था, और उसकी जो नाभि है उसमें एक रिंग पड़ी हुई थी। लेकिन लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी। थानों में फिर पुलिस ने विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे तरीक़ों से पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। धीरे धीरे कहीं से भी कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। हाथ पैर पटक रही पुलिस दिन पर दिन परेशान होती जा रही थी। ऐसे में 15-17 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कोई भी बात ज्ञात नहीं हो सकती है। 17वें दिन एक व्यक्ति दिल्ली के थाने में आता है, जो अपना नाम करतार सिंह सोलंकी बताते हैं। और करतार सिंह सोलंकी बताते हैं कि ये अखबार में मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये मेरी बेटी है। उनको लाश के पास ले जाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो उसकी पुष्टि कर देते हैं कि ये मेरी बेटी है। तब पुलिस उनसे पूछती है कि इतने दिन से मैं प्रयास कर रही हूँ, इतने दिन से अखबारों में विज्ञापन निकाला जा रहा है, प्रत्येक संस्करण में इसकी फ़ोटो छपवाई जा रही है, आपने इसको पहचाना क्यों नहीं? तो वो जो घटना बताते हैं वो आपको भी अचंभित कर देगी। वो बताते हैं कि मेरी बेटी तो 1 साल से सिंगापुर में रहती है, और मुझे तो ये कभी स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं हो सकती थी कि मेरी बेटी की इस तरह से निर्मम हत्या हो सकती है। तो
वो कहते हैं कि सिंगापुर में रहती थी, इसकी कहानी क्या है। तो बताते हैं कि ये पहले यहाँ पर जॉब करती थी, फिर इसी कंपनी के माध्यम से इसकी सिंगापुर में जॉब लग गई। और ये सिंगापुर में मुझे बताती थी, अभी 1-2 दिन पहले मेरी इंटरनेट की कॉलिंग के जरिए चैटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया था कि मैं 14 तारीख के 27 तारीख के बीच भारत आऊँगी। तो मुझे तो इस तरह की कोई कल्पना ही नहीं थी, और वो लोग बहुत बेतहाशा रोने लगते हैं बताते बताते। तो पुलिस फिर जो लाश 17-18 दिनों से अज्ञात थी, अब उसको एक नाम मिल गया था। नाम था नीतू सोलंकी, जिसने जो कि दिल्ली के उत्तम नगर, दिल्ली के मटियारा इलाके की रहने वाली थी। दिल्ली के मटियारा इलाके की रहने वाली थी, और वहाँ से यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसने BA LLB और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, और इसने काउंसलर का भी चुनाव लड़ा था। तो एक जानी मानी हस्ती भी थी नीतू सोलंकी। अब इस प्रकार की घटना से ये खबर अखबार की सुर्खियां बन जाती है कि जो दिल्ली स्टेशन पर एक काला बैग बरामद हुआ था, वो मटियारा इलाके की रहने वाली नीतू सोलंकी है। अब नीतू के सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार के माता पिता से जब बात की जाती है, तो इसमें एक नाम निकल कर आता है, राजू गहलोत। अब राजू गहलोत के बारे में जब जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो वो अपने घर से गायब था। उसका कोई पता नहीं लग पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CCTV में भी वो बैग डालने वाला कैच नहीं हो पाया था। ऐसे में राजू गहलोत का पता लगाया जाता है, तो उसका कहीं से कोई भी सुराग पता नहीं लगता। उसका नंबर लिया जाता है, नंबर के जरिए से पुलिस उसको ढूंढने का प्रयास करती है, तो पता चलता है कहीं और उसकी लोकेशन नेपाल दिखाती है, कहीं मुंबई दिखाती है, कहीं बेंगलोर दिखाती है, कहीं गोवा दिखाती है। पुलिस हाथ पे हाथ मारती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो जिस मोबाइल से उसने कॉल की थी, वो मोबाइल वो किसी को बेचकर वहां से गायब हो जाता है। ऐसे में पुलिस, एक इनका दोस्त होता है नवीन शौकीन को जब पुलिस फ़ोन के माध्यम से उठाती है, तो नवीन शौकीन जो घटना बताता है वो इस प्रकार है। नवीन शौकीन कहता है कि नीतू सोलंकी और राजू गहलोत, जैसा कि राजू गहलोत एयर इंडिया में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था, और नीतू सोलंकी भी IBM कंपनी में अच्छी पोस्ट पर कार्य करती थी। एक दोस्त की पार्टी में इन दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गईं, प्यार परवान चढ़ता गया, और एक दूसरे से के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगे। और फिर इन दोनों लोगों ने एक साथ रहने का फैसला किया, और एक साथ ये लड़की नीतू सोलंकी भी अपने घर में सिंगापुर में जॉब लगने की बात बताकर उसके साथ रहने लगी, और ये भी नीतू के साथ रहने लगा। इसने भी एयर इंडिया को बिना बताए अपनी नौकरी छोड़ दी, और दोनों के पास उस समय तो बहुत पैसा था, तो ये लोग कुछ समय बेंगलोर में रहे, कुछ समय गोवा में रहे। फिर जब पैसा ख़त्म होने लगता है, तो ये लोग फिर दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में आकर ये लोग रहने लगते हैं। और जब ये लोग दिल्ली में रह रहे थे, तभी धीरे धीरे पैसा भी ख़त्म होने लगता है, और इनकी आर्थिक स्थिति भी डाउन होने लगती है। ऐसे में दिल्ली के किराए के मकान में रहते थे, किराया भी देना रहता था, परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी करनी रहती थी। जो हरिनगर आश्रम का इलाका है, वहाँ पर एक किराए के मकान में रहते थे। और फिर इन दोनों में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले ये लोग एक दूसरे के अच्छे से खर्चे का वहन कर रहे थे, लेकिन जब खर्चे में बाध्यता आने लगती है, समस्या आने लगती है, तो लड़ाइयाँ अमूमन शुरू ही हो जाती हैं। ऐसे में नीतू राजू से कहती है कि तुम अपने पिताजी से पैसे मांगो, तो वो कहता है कि मैं पिताजी से पैसे नहीं मांग सकता। ऐसे में एक बार नीतू
उसकी बहन को फ़ोन मिलाती है और बहन से पैसे पिताजी से कहने के लिए कहती है, जिसमें उससे कहा सुनी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और वाद विवाद आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप लेता चला जाता है। एक दिन गुस्से में आकर, तैश में आकर जो है उसने नीतू की गोली मारकर हत्या कर दी। जब गोली मारकर हत्या कर दी राजू गहलोत ने, तो वो गुस्से में उसने हत्या की थी, लेकिन बाद में वो डर जाता है कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो वो नवीन बताता है कि उसने मुझको फ़ोन किया था और मुझसे ये भी कहा था कि तुम गाड़ी लेके आ जाओ, मुझसे मेरी पत्नी की हत्या हो गई है और मुझे लाश ठिकाने लगाना है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं फंस न जाऊं, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो वो एक बैग के में, जो कि अभी ये जब बेंगलोर गोवा घूमने गए होंगे तब उन्होंने ख़रीदा होगा, उस बैग में 5 फुट की नीतू को मोड़ मरोड़ कर पैक कर लेता है और ऑटो के माध्यम से उसका प्लान था कि कहीं चलती ट्रेन से या मौका पा के किसी झाड़ियों में फेंक दूंगा या ट्रेन में ही छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो उसको लेकर नई दिल्ली स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उसे डर होता है कहीं वो जो कैमरे लगे हैं या जो पुलिस के अधिकारी या रेलवे के पुलिस अधिकारी जो दिल्ली स्टेशन पर घूमते हैं वो कहीं पकड़ न जाए। तो वो जो सुनसान इलाका दिल्ली स्टेशन पर देखता है, वहाँ पर ही बैग छोड़कर भाग आता है। लेकिन वो इतनी सतर्कता और इतनी सावधानी से ये कार्य करता है कि वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं होता। अब ये चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि ये नीतू सोलंकी, जो कि एक शिक्षित महिला थी, अच्छी जॉब करती थी, प्यार के प्रसंग में पड़कर उसकी इतनी दुर्दांत हत्या हो गई, इतनी निर्मम हत्या हो गई और इसका अपराधी जो है, इस कृत्य का जो मेन कातिल है वो है राजू गहलोत। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था राजू गहलोत को ढूंढना। ऐसे में राजू गहलोत को ढूंढने के लिए पुलिस नेपाल तक जाती है। विभिन्न शहरों में उसकी मोबाइल की जो लोकेशन IMEI नंबर के हिसाब से ट्रेस होती है, पुलिस वहां जाती है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर कहीं पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे अधिकारी बदलते हैं, लोग आते हैं और केस ठंडा पड़ता जाता है। 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे पुलिस भी ये मानने को तैयार हो गई थी कि वो व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे में एक दिन राजू गहलोत अपनी माँ को फ़ोन करता है और माँ को बताता है कि माँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में मैं भर्ती हूँ, मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए तो एक बार जाते जाते आपको देख लूँ। जब ये सूचना माँ के पास आती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत से लोग, बहुत सी पुलिस ने अपने जो भी तरीके होते हैं, सर्विलांस का तरीका, मुखबर का तरीका, सारे तरीके लगाए हुए थे। उसमें किसी न किसी माध्यम से पुलिस को भी सूचना मिल जाती है कि जो शंकर है, गहलोत है, वो कहीं न कहीं पारस हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन माँ बाप पहले पहुंच गए थे और जब वो पहुंचते हैं तो उसकी लीवर और किडनी पूरी रूप से डैमेज हो गई थी। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में वो काम करता था। वहाँ पर वो 8 साल रोहन दहिया के नाम से रह रहा था। पुलिस भी पहुँचती है, लेकिन वो तब तक मर चुका था। तो जिसको 8 साढ़े 8 साल से पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस के लिए ये केस बड़ा सबक बना हुआ था। पुलिस ने बहुत से जिलों की, बहुत से राज्यों की खाक छान ली थी। आज जब पुलिस को वो कातिल, वो अभियुक्त, वो हत्यारा मिला भी तो बिल्कुल मरा हुआ। फिर परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इतने दिन वो कहाँ रहा, अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा विषय बना हुआ था। तो जो जानकारी सामने आती है वो जानकारी ये है कि वो गुड़गांव की एक नामी कंपनी में काम करता था
जहाँ पर उसने अपना नाम रोहन दहिया रख लिया था। जैसा कि ये पढ़ा लिखा एक्सपर्ट आदमी था तो इसके डॉक्यूमेंट में हेर फेर करने को इसको महारत हासिल थी। इसने अपना नया आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सब नया बनवा लिया था। जिस कंपनी में इसने जॉब की थी वहाँ के अधिकारी बताते हैं कि जब ये आया था तो 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर बता रहा था और इसके सारे डॉक्यूमेंट भी अच्छे थे, इसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, इसका बॉडी बैकअप भी अच्छा था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छी थी। तो इसको यहाँ पर जो फ्रेशनर लड़के आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए रखा गया। जैसा कि पुलिस की डिक्शनरी में बताया गया था यह शराब का आदी था, जबकि वहाँ के लोग बताते थे यह शराब पीता ही नहीं था क्योंकि इसको डर था कहीं शराब के नशे में वो पुरानी केस उसका खुल न जाए। और वहाँ पर वो बहुत ही सीमित बोलता था और बहुत ही कम बात करता था, कभी किसी के साथ खुलता नहीं था। और उसके डॉक्यूमेंट और आधार पर इसको नौकरी दी गई थी और ये अपना काम पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करता था। और जब इसका पेट में दर्द हुआ, जब इसकी जांच पड़ताल कराई गई तो कंपनी ने ही इसके इलाज के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस बीमा होता है उसके लिए इसको पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से इसने अपनी माता को फ़ोन किया था और पारस हॉस्पिटल में उसको 7 यूनिट ब्लड की व्यवस्था भी कंपनी के द्वारा ही उसके सहपाठियों सामित्रियों ने कराया था। और जब 1.5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस क्लेम उसको इलाज के लिए मिला था, जो पैसा कम पड़ा तो उसके दोस्तों मित्रों ने मदद भी की क्योंकि वो इतना मिलनसार हो चुका था, उसके जीवन में पूरा बदलाव हो चुका था। और उनकी माँ और उनके पिता जो नीतू सोलंकी के माता पिता हैं वो कहते हैं कि पुलिस ने इस केस में कोई भी जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन ईश्वर ने ज़रूर इसमें उसकी जो ये कृत्य किया था उसकी सज़ा दी। और ये केस जब कोई मृत हो जाता है तो अपने आप पूर्णतया से समाप्त हो जाता है, लेकिन इस केस में पुलिस ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे, बहुत ज़्यादा तफ्तीश की, जांच की, पड़ताल की, फ़ोन के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से, लेकिन व्यक्ति जब मिला भी तो मुर्दा। और ये केस दिल्ली की सनसनीखेज केसों में माना जाता है क्योंकि दिल्ली स्टेशन जहाँ से सारी ट्रेनें आती जाती हैं वहाँ पर लावारिस 5 फीट का लाश एक 2.5 फीट के बैग में मिलना बड़ा ही आश्चर्यचकित था। उस समय दिल्ली के अखबारों की ये मेन सुर्खियाँ थी और मेन वारदात भी थी कि इतने चहल पहल में कोई कैसे एक बैग डाल सकता है। लेकिन इस कहानी से यह सीखने की ज़रूरत है कि प्रेम में लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहने तो लगते हैं, प्रेम में परवान तो चढ़ने लगते हैं, लेकिन बाद में यही प्रेम जब छोटी छोटी गलतियों को लेकर बड़ा बड़ा उद्देश्य बन जाता है, फिर जब कोई घटनाक्रम होता है, कोई जब वारदात होती है तो कोई भी बचाने वाला नहीं होता। इसीलिए परिवार की राजी खुशी से शादी करना अच्छा बताया गया है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में बालिग होने के बाद आदमी अपना फैसला ले सकता है, व्यक्ति स्वतंत्र है। आप लोग स्वतंत्र रहिए, आप लोग फैसले लीजिए, आप लोग जो भी आपका मन है, आप बालिग हो चुके हैं करिए, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और ये केस उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है जो कहीं ना कहीं प्रेम में या लिव इन रिलेशनशिप में या नए जीवन में अपने माता पिता की अनुमति के बिना रह रहे हैं और सतर्क नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी पटरी पर दौड़ती है और कभी कभी वो ज़िंदगी पटरी से उतर जाती है। तो बस यहाँ पर इसी सावधानी की ज़रूरत है। अगर नीतू सोलंकी मर्डर केस की कहानी आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक और सावधान करते रहें।